हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह के ट्रायल्स, कौन से ट्रायल्स किस तरह के होते हैं, ट्रायल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ट्रायल्स रिलेटेड काफ़ी तरह के टर्म्स हमारे सामने आते हैं। बड़ी ट्रायल, छोटी ट्रायल, ब्लाइंडेड ट्रायल, नॉन ब्लाइंडेड ट्रायल, रैंडमाइज्ड ट्रायल, नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल, सिंगल सेंटर ट्रायल, मल्टीपल सेंटर ट्रायल्स। इस सब में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम एनालाइज करें, समझें कि कौन सी ट्रायल अच्छी है और कौन सी ट्रायल बुरी है, किस ट्रायल में क्या है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है और क्या है तो उसकी वैल्यू कम है। क्योंकि साधारण व्यक्ति को तो इतना भी समझ में नहीं आता। कि वो लोग तो मुझसे इस तरह की बात करते हैं कि पतंजलि ने अपने वेबसाइट पे डेटा छाप दिया है कि उनका दवा बहुत अच्छी है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, उन्होंने छाप दिया। तो वैसे ट्रायल की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप अगर दूसरे जैसे लोगों को बोलोगे तो वो लोग हंसेंगे कि आप इसको साइंस मानते हैं, आप इस तरह की हास्यास्पद बातें करते हैं, आपको लगता है कि ये ट्रायल को की कैटेगरी में भी आता है ये चीज़ें। तो आपको एक्चुअल में कॉमन आदमी को समझने की ज़रूरत है कि ये ट्रायल होता क्या है और ट्रायल्स में क्या होता है, किस तरह के ट्रायल्स को अच्छा माना जाता है, किस तरह के ट्रायल के डेटा को रिलायबल मानते हैं, किसको नहीं मानते। तो इस बारे में सारे कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो हैं या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको भी समझ में आए कि रिसर्च होता क्या है। नहीं तो हम कोई भी चीज़ अगर कोई छाप दे, कल को कोई यूट्यूबर बोल देता है कि मैंने दालचीनी और इसका काढ़ा मिला के पेशेंट को पिला दो और 1 महीने में सब ब्लॉकेज खुल जाएगा, लौकी का जूस एक पेशेंट को पिला दो सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, 1 महीने तक इसको कर लो ब्लॉकेज चल जाएंगे। कई लोग तो ऐसी बातें भी करते हैं कि ये फल सब्जी खाओ और 1 महीने में सारे डायबिटीज़ परमानेंटली ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल परमानेंटली ठीक हो जाएगा। विश्वजीत राव चौधरी और ऐसे लोग बोलते हैं कि ये दवा लो या ये DIP डाइट खाओ और 1 महीने में बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, जो कि 200% बकवास है। ऐसी बातें को भी लोग मान लेते हैं। तो ये सब लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ट्रायल एक्चुअल में होता क्या है और ट्रायल्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और साइंस एक्चुअल में किस तरह की ट्रायल्स को ज़्यादा रिलायबल मानता है, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली ट्रायल का मतलब ये है कि हम 1000, 2000, 5000 कुछ भी पेशेंट्स को ग्रुप को लेते हैं और उनमें से 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें किसी को दवा A दी जाती है, किसी को दवा B दी जाती है, किसी को प्लेसेबो दिया जाता है, यानी दवा के बदले कुछ दिया जाता है जिसका टेस्ट और स्मेल दवा के जैसा है लेकिन उसमें दवा का केमिकल नहीं होता, उसको प्लेसेबो बोलते हैं। तो ये तीनों ग्रुप के पेशेंट्स को हम कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं, कुछ समय तक फॉलोअप करते हैं, साल 2 साल 5 साल तक फॉलोअप करते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें अगर बाई चांस BP की दवा दे रहे हैं तो BP कितना कम हुआ और फिर लॉन्ग टर्म पेशेंट को हार्ट अटैक कितना आया, किडनी का प्रॉब्लम कितना हुआ, स्ट्रोक कितना हुआ, हार्ट अटैक रिलेटेड अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस कितने हुए, या कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो कोलेस्ट्रॉल कितना कम हुआ, साथ में हार्ट अटैक कितना कम हुआ, साथ में स्ट्रोक कितना कम हुआ, किडनी की प्रॉब्लम कितनी कम हुई। तो वो सारे पैरामीटर्स को हार्ड एंड पॉइंट, सॉफ्ट एंड पॉइंट सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हार्ड एंड पॉइंट का मतलब ये है कि मृत्यु दर पर, डेथ पर, स्ट्रोक पर, हार्ट अटैक पर, हॉस्पिटलाइजेशन पर, यानी जो कंक्रीट खराब चीज़ें हैं उनको अगर हम एनालाइज करते हैं तो हार्ड एंड पॉइंट्स बोलते हैं। और जहाँ हम खाली BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की एनालिसिस करते हैं या पेशेंट का किडनी में प्रोटीन कितना छना या कैरोटिड इंटरमीडिएट थिकनेस में कितना फर्क पड़ा, उस पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं तो उसे सॉफ्ट एंड पॉइंट बोलते हैं, मतलब लेस वैल्यूएबल वेरिएबल्स को हम एनालाइज करते हैं। तो खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी ट्रायल और छोटी ट्रायल में फ़र्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल ट्रायल। स्मॉल ट्रायल का मतलब कि अगर मैंने 50 पेशेंट को एनालाइज किया, 100 पेशेंट को एनालाइज किया और फिर मैंने डेटा छाप दिया कि ये दवाई मैंने 50 लोग को दी और सब ठीक हो गए, तो ये पूरी तरह से बकवास ट्रायल है। लार्ज ट्रायल का मतलब जहाँ माना जाता है कि 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को, कभी कभी लाखों लोगों को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद डेटा छापा जाता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली अगर बड़ी ट्रायल है तो उसमें गलती होने का चांस कम है तो उसको ज़्यादा रिलायबल माना जाएगा, छोटी ट्रायल है तो कम रिलायबल माना जाएगा। नेक्स्ट है रैंडमाइज और नॉन रैंडमाइज ट्रायल। क्या होता है रैंडमाइज ट्रायल का मतलब ये है कि 1000 या 5000 आपने पेशेंट लिए, उसमें ग्रुप A में कौन सा पेशेंट जाएगा, ग्रुप C में कौन सा पेशेंट जाएगा, ग्रुप B में कौन सा पेशेंट जाएगा, ये डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा, ट्रायल करने वाला डिसाइड नहीं करेगा। कंप्यूटर द्वारा हर पेशेंट को एक रैंडम नंबर दे दिया जाएगा और कंप्यूटर द्वारा ही एक रैंडम नंबर्स की एक प्रणाली होती है जिससे ये पेशेंट को अलॉट किया जाएगा कि रोल नंबर 48 जाएगा C में, रोल नंबर 72 जाएगा A में, रोल नंबर 84 जाएगा B में। तो ये डिवाइड कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, रैंडम नंबर द्वारा किया जाता है। इसमें ट्रायल करने वाले को और ट्रायल में जो पेशेंट इन्वॉल्व है दोनों को नहीं पता रहता कि वो कौन से ग्रुप में जा रहे हैं, वो कौन से ग्रुप में जाएंगे। तो इसलिए एक अनबायस्ड डेटा क्रिएट होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर एक पर्टिकुलर थेरेपी को प्रमोट कर रहा है और वो डिसाइड करेगा कि मेरा पेशेंट A ग्रुप में जाएगा कि B या C में,
तो मान लीजिए जो स्टडी मॉलिक्यूल है जिसको वो डॉक्टर फेवर कर रहा है वो ग्रुप ए है, मतलब ए मेडिसिन जो है उसको फेवर कर रहा है और बी से उसको कंपेयर करना है जो कि पुरानी मेडिसिन है, और सी प्लेसेबो हुआ। तो डॉक्टर चाहेगा कि जो कम डेंजरस या कम खतरनाक या इजी केसेस है वो ग्रुप में ए में जाए, और जो खराब पेशेंट्स हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, जिनकी मरने का बहुत चांसेस है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का बहुत चांसेस है, वो जाएंगे ग्रुप बी में, क्योंकि डॉक्टर ये चाहेगा कि मृत्यु दर ग्रुप बी में ज़्यादा दिखाई दे एज कम्पेयर टू ग्रुप ए, ताकि लोग ए मॉलिक्यूल को ज़्यादा फेवर करें। तो अगर ये डेटा रैंडमाइज्ड है, यानी कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है कि कौन ए में जाएगा कौन बी में, रैंडमली डिसाइड हो रहा है, तो ज़्यादा रिलायबल होने का चांस है, क्योंकि इसमें डॉक्टर को कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक टर्म होता है मैच्ड ट्रायल। उसमें मैचिंग ट्रायल का मतलब ये है कि जो ग्रुप ए में लोग हैं, जो ग्रुप बी में लोग हैं, जो ग्रुप सी में, वो में प्रॉपर मैचिंग की गई है। ऐसा नहीं कि ग्रुप ए में 20 साल के लोग हैं, ग्रुप बी में 70 साल के लोग हैं और ग्रुप सी में 100 साल के लोग हैं। मतलब आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप ए में सारे मेल्स है, ग्रुप बी में सारे फीमेल्स है, ग्रुप 3 मिक्स्ड है, या ग्रुप ए में डायबिटिक लोग हैं, ग्रुप बी में कोई भी डायबिटिक नहीं है, ग्रुप सी में सारे हाइपरटेंसिव है। तो आपको प्रॉपर मैचिंग करनी पड़ेगी कि ग्रुप ए में अगर 50 to 60 की एज ग्रुप के लोग हैं तो ग्रुप बी में भी लगभग उतना ही होना चाहिए, ग्रुप सी में भी उतना ही होना चाहिए। मेल फीमेल का रेशियो, डायबिटिक नॉन डायबिटिक का रेशियो, हाइपरटेंसिव नॉन डायबिटिक नॉन हाइपरटेंसिव का रेशियो लगभग समान होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि बाद में क्योंकि इस ग्रुप में ज़्यादा डायबिटिक थे या क्योंकि इस ग्रुप में ज़्यादा उम्र दराज पेशेंट थे इसलिए डेटा वेरिएबल हो गया। तो इसमें आपको प्रॉपरली मैचिंग करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है ब्लाइंडेड वर्सेस नॉन ब्लाइंडेड ट्रायल्स। क्या होता है ब्लाइंडेड ट्रायल्स का मतलब है कि जो दवा दे रहा है, सिंगल ब्लाइंड का ट्रायल का मतलब ये है कि जो दवा ले रहा है, यानी जो पेशेंट है जो दवा ले रहा है वो पता नहीं है उसको कि मैं दवा ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ या प्लेसेबो ले रहा हूँ। इनफैक्ट थेरेपी भी अगर हो रही है या एंजियोप्लास्टी की थेरेपी भी हो रही है तो कई शैम ट्रायल्स भी होते हैं। शैम ट्रायल का बेसिकली मतलब ये है कि पेशेंट को टेबल पे लिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आपका एंजियोप्लास्टी हुआ, वहाँ वायर भी लेके जाया जाएगा लेकिन स्टेंट नहीं डाला जाएगा, सिर्फ आप वहाँ जाके वायर डाल के वापस आ जाओगे। पेशेंट को नहीं बताया जाएगा कि उसके साथ कोई थेरेपी हुई या नहीं हुई। ऑब्वियसली ये करना थोड़ा सा अनएथिकल होता है, क्योंकि आप एंजियोप्लास्टी में तो फिर भी कर सकते हो, बाईपास में ऐसा नहीं कर सकते कि आप छाती खोले और बिना कुछ करे वापस आ गए, क्योंकि पेशेंट के साथ गलत होगा। तो इसलिए एथिकल और नॉन एथिकल में भी फर्क होता है कि आपको ट्रायल किस बेसिस पे आपने बनाया और वो पेशेंट के साथ गलत तो नहीं हो रहा, वो भी डिसाइड करना जरूरी होता है। लेकिन सिंगल ब्लाइंडेड ट्रायल का मतलब ये कि पेशेंट को नहीं पता कि उसको क्या मिल रहा है, दवा ए, दवा बी या दवा सी, नहीं तो क्या है उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपके ट्रायल के गलत होंगे। डबल ब्लाइंडेड का मतलब है कि डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो कौन सा दवाई पेशेंट ए को दे रहा है, पेशेंट बी को दे रहा है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में कौन सी दवा दे रहा है, सेकंड ग्रुप में कौन सी दवा दे रहा है, किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कौन से ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप में कौन सी दवा उसको मिली है, दवा मिली, पुरानी दवा मिली, नई दवा मिली, प्लेसेबो मिला, डॉक्टर को भी नहीं पता। और ट्रिपल ब्लाइंडेड का मतलब ये है कि जो रिसर्च करके डेटा एनालाइज कर रहा है, जो स्टैटिस्टिशियन फाइनली कि कितने लोग को फायदा हुआ, कितने लोग को नुकसान हुआ, उसको भी नहीं पता कि कौन सा बंदा किस ग्रुप में है, क्योंकि अगर उसको पता होगा तो भी वो डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है कि जहाँ स्टडी मॉलिक्यूल है वहाँ वो दिखाएगा कि यहाँ पे मृत्यु कम हुई, जहाँ स्टडी मॉलिक्यूल नहीं है वहाँ दिखाएगा मृत्यु ज़्यादा हुई। तो इस तरह से डेटा मैनिपुलेट ना हो सके, इसलिए ट्रिपल ब्लाइंडेड को ट्रायल्स की वैल्यू ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ब्लाइंडेड ट्रायल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर डॉक्टर को पहले से पता है या पेशेंट को पहले से पता है तो डेटा के इन्फ्लुएंस होने का चांस ज़्यादा है। एथिकल नॉन एथिकल ट्रायल का हमने डिस्कशन किया। कौन सा ट्रायल पेशेंट के लिए सही है, पेशेंट के लिए गलत है, वो भी एनालाइज करना जरूरी है। एथिकल ट्रायल्स ऑब्वियसली एक एथिक्स कमेटी होती है जो डिसाइड करती है। अगर मान लीजिए आप पेशेंट को एक दवाई दे रहे हैं और दूसरे को कोई दवा नहीं दे रहे हैं, या दूसरे की आपने ओपन हार्ट सर्जरी करी और छाती खोला और कुछ भी नहीं किया, तो वो ट्रायल एथिक्स कमेटी कभी पास नहीं करेगी, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दूसरे पेशेंट के साथ जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, उसकी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, उसको अगर हम जो थेरेपी दे रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड है, वो भी अप्रूव्ड है। हाँ, नई थेरेपी के कंपेरेटिव में कुछ फर्क है उसमें, या प्लेसेबो से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक एथिक्स कमेटी उसको अप्रूव करती है कि भाई ये जो कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स ऑफ पेशेंट के साथ वो सही है कि गलत है, हम उनके साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रायल कहाँ पब्लिश हुआ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कि मैंने कहा कि पतंजलि वालों ने अपनी वेबसाइट पर ट्रायल को पब्लिश कर दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग को आप सुनाओगे वो ट्रायल तो लोग हंसेंगे कि यार ऐसी भी ट्रायल होती है। अगर कोई ट्रायल बड़ी रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई है, इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हुई है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है, आप जाके सर्च करिएगा इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है जर्नल का, यानी कि कितने एक पर्टिकुलर आर्टिकल के कितने साइटेशंस मिलते हैं, कितने दूसरे आर्टिकल्स उनको कोट करते हैं, उसको इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं। तो नेचर
तरह के आर्टिकल है, या सर्कुलेशन करके जर्नल है, ये NEJM करके जर्नल है, ये सबसे बड़ी वर्ल्ड की जर्नल्स है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा है। जिनका इम्पैक्ट फैक्टर कम है वो कम अच्छी जर्नल्स मानी जाती है। जिनका 50-60 के आसपास इम्पैक्ट फैक्टर है, या आई थिंक नेचर का 54 इम्पैक्ट फैक्टर है, सर्कुलेशन का कुछ 35 है। जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छी ट्रायल या उतनी जर्नल को की क्वालिटी ज़्यादा मानी जाती है। और उसके अलावा वो ट्रायल पबमेड इंडेक्स्ड है, यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। कोई लोकल जर्नल, मैंने खुद अपनी जर्नल छाप दी और उसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया भर में सबसे बड़ी सोसाइटी पबमेड करके है, जो अमेरिकन सोसाइटी है, उसमें वो आर्टिकल आना चाहिए, तब उसकी वैल्यू ज़्यादा बनती है। ऐसा नहीं कि पबमेड में जो आ गया वो पत्थर की लकीरों को या उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो खुदा की इबारत हो गई जिसे कोई झुठला नहीं सकता। उसमें भी गलती होने का चांस है, पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर एक आर्टिकल पबमेड में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 50 आर्टिकल है, 100 आर्टिकल है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से उसको बोला है, तो फिर उसकी वैल्यू ज्यादा है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फॉलोअप, शॉर्ट टर्म फॉलोअप। ऑब्वियसली अगर आप किसी का डेथ एनालाइज कर रहे हो, हार्ट अटैक एनालाइज कर रहे हो, स्ट्रोक एनालाइज कर रहे हो, तो आपको पेशेंट को 5-10 साल तक फॉलोअप करना पड़ेगा, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर दवा पे कितने लोग मरे, कितने लोग बचे। आपने फॉलोअप किया और 2 हफ्ते का एनालिसिस किया तो आपको थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि 2 हफ्ते में हो सकता है एक भी आदमी ना मरे, और एक आध आदमी जो मरे या जिसको हार्ट अटैक हुआ वो भी बाई चांस हो गया। तो वैसे में चांस फैक्टर का ज्यादा रोल होगा। तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप अगर ट्रायल हो रही है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, और दूसरे की वैल्यू कम है शॉर्ट टर्म फॉलोअप की। कितने ट्रायल के लिए कौन सा नंबर ऑफ ईयर्स या कितने साल तक फॉलोअप करना है, वो अलग अलग कमिटी डिसाइड करती है। ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग टर्म करना अच्छा तो सबको लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वायबल नहीं होता, क्योंकि ट्रायल्स में पैसा बहुत लगता है। ऑन एन एवरेज अलग अलग ट्रायल में 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ या 50,000 करोड़ तक भी पैसा लग सकता है। तो आप अगर ट्रायल को 10 साल फॉलोअप करेंगे तो उतने साल तक कंपनी को स्पॉन्सर करते रहना पड़ेगा, पैसा बहुत लगेगा। तो इस हिसाब से ट्रायल्स को थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन रखना कंपनीज की भी कंपल्शन है, क्योंकि उनको दवा जल्दी इंट्रोड्यूस करनी है। अगर एक ट्रायल को 50 साल तक फॉलोअप करते रहेंगे तो 50 साल बाद वो दवा मार्केट में आएगी, जब ट्रायल कंप्लीट होगा। तो आपको 1-2 साल 3 साल का ट्रायल करके उसको पब्लिश करना पड़ता है कि वो डेटा में फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि 10 दिन में खत्म कर दो, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि 50 साल तक कंटिन्यू करें, क्योंकि दोनों में ही प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट है क्रॉसओवर वर्सेस नॉन क्रॉसओवर ट्रायल्स। क्रॉसओवर ट्रायल्स का बस का मतलब ये है कि मान लीजिए ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं उनको दवा ए दी गई, 6 महीने के बाद वही सारे पेशेंट्स को दवा बी दी गई, और जो सेकेंड ग्रुप वाले पेशेंट को दवा बी दी गई थी उनको दवा ए दी गई, ताकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हम टोटल रिस्पॉन्स भी चेक कर सके कि जब ये पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने दवा ए पर रखा था तो बीपी का कंट्रोल ऐसा था, और लेकिन जब उन्हीं लोगों को हमने दवा बी पर स्विच किया तो बीपी का कंट्रोल बिगड़ गया या सुधर गया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप में कितना इफेक्ट आ रहा है। तो इसे क्रॉसओवर ट्रायल्स बोलते हैं। इनकी ट्रायल वैल्यू ज्यादा होती है, यानी एक फर्स्ट ग्रुप को पहले 6 महीने ये दवा दी गई, सेकंड 6 महीने दूसरी दवा दी गई। सेकंड ग्रुप को पहले 6 महीने ए दवा दी गई, फिर सेकंड 6 महीने बी दवा दी गई। तो आपने इंटरचेंज कर दिया दवाओं को। नेक्स्ट है ट्रायल्स वर्सेस मेटा एनालिसिस का क्या फर्क है। मेटा एनालिसिस का मतलब यह है कि बहुत सारी ट्रायल्स अब तक जो पब्लिश हुई उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सबका डेटा इकट्ठा किया जाता है, और उसके बेसिस पे बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज सही है कि नहीं। क्योंकि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अगर एक ट्रायल हुई है तो उसका डेटा गलत भी हो सकता है। जब वही टॉपिक पर हजारों हॉस्पिटल्स ने ट्रायल अलग अलग छापा हो अलग अलग जर्नल्स में, तो मेटा एनालिसिस में सारा डेटा को इकट्ठा करके कोई स्टैटिस्टिकल कमिटी बैठती है और उसमें डिसाइड करती है कि ये डेटा अच्छा है, ये डेटा बुरा है। फाइनली सारे पेशेंट्स का जब इकट्ठा करके एक मेटा एनालिसिस छापा जाता है, उनमें फिर वो एक बताते हैं कि ये पर्टिकुलर दवा से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो सारे सिमिलर ट्रायल्स को वो लेके फिर एनालाइज करते हैं कि उस पर्टिकुलर दवा का फायदा है नहीं। तो मेटा एनालिसिस की वैल्यू ज्यादा है, एक सिंगल ट्रायल की वैल्यू कम है। गाइडलाइंस क्या होती है। गाइडलाइंस बेसिकली ये है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज जैसे अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, जापानीज सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, वो सोसाइटी के सारे एक्सपर्ट्स लोग जो कि वोटिंग द्वारा सिलेक्ट होते हैं, वो बैठते हैं और फिर जितने ट्रायल डेटा या जितने मेटा एनालिसिस या जितना स्टडी रिसर्च अवेलेबल है या उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ों को मिला करके फिर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर बीमारी में ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, तो ये नहीं करना है, वो करना बुरा है। तो गाइडलाइंस में जो आ जाता है वो डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस बीमारी में एंजियोप्लास्टी करने का मेरा मन किया इसलिए मैंने कर दिया, या बाईपास करने का मेरा मन किया इसलिए मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। गाइडलाइंस में डिफाइंड है कि कितने पेशेंट को एंजियोप्लास्टी किस इंडिकेशन के लिए करना है, कितने पेशेंट को बाईपास किस इंडिकेशन के लिए करना है, कब दवा पे रखना है, कब स्टेंट करना है, कब मेटालिक स्टेंट करना है, कब
अब अब्जॉर्बेबल स्टेंट करना है, कब अगर ड्रग कोटेड बलून यूज करना है, वो गाइडलाइंस में काफी हद तक डिफाइंड है। हालांकि थोड़ी इसमें वेरिएशन होती है, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि श्याम कुमार शर्मा के लिए एंजियोप्लास्टी होगी ऐसा गाइडलाइंस में लिखा है और राम शर्मा के लिए बाईपास होगा ऐसा गाइडलाइंस में लिखा है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, एक पर्टिकुलर जनरलाइजेशन होता है कि 70-80% से ज्यादा होगा तो ये करना है, 90% होगा तो ये करना है, अक्यूट हार्ट अटैक में आएगा तो ये दवाई देनी है, ये दवाई नहीं देनी है, ये दवा का फायदा, ये दवा का नुकसान है। और ये हर साल या 2 साल में गाइडलाइंस अपडेट भी होती है, कि लेटेस्ट अपडेट होती है गाइडलाइंस की पहले जो रिसर्च था उसके कंपैरिजन में अभी के रिसर्च में क्या फर्क है, और इसमें ये चीजें पहले मानी जाती थी सही है, अब ये चीजों में चेंज हो गया है तो अभी ऐसा आगे करना है। तो डॉक्टर्स को भी वो जानना समझना जरूरी होता है कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए उनको क्या सही है क्या गलत है, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। नेक्स्ट है सिंगल कंट्री वर्सेस मल्टीपल कंट्री ट्रायल्स का क्या मतलब है। सिंगल कंट्री ट्रायल का मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर स्टडी हुई, मल्टीपल कंट्री मतलब बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग पॉपुलेशन पर वो स्टडी हुई। तो ऐसे केस में जेनेटिक फैक्टर्स का रोल को एसेस हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिकन पॉपुलेशन की जेनेटिक एनालिसिस में एक दवा काम करती है, अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक्स में कोई दूसरी दवा अलग असर करेगी, इंडियंस में कोई तीसरी दवा अलग असर करेगी, जापानीज वालों में और चाइनीज वालों की जेनेटिक प्रोफाइल अलग है तो उसमें कोई और तरह की दवा अलग असर कर सकती है। तो अलग अलग लोगों की जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी दवा असर ज्यादा करेगी, ये कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए मल्टीपल कंट्री में अगर कोई ट्रायल की गई तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, एक ही कंट्री में एक ही पॉपुलेशन में कोई ट्रायल की गई तो उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि उसमें जेनेटिक प्रोफाइल का पर्टिकुलर पॉपुलेशन का फर्क आ सकता है। रिसेंट वर्सेस ओल्ड ट्रायल्स में क्या फर्क है। रिसेंट ट्रायल मतलब जो रिसेंटली पब्लिश हुई है, आज का डेटा यूज किया गया है, और पुरानी ट्रायल मतलब जो 20-30 साल पुरानी है, जिसमें उस समय क्या पद्धति चलती थी, उस समय क्या दवा अवेलेबल थी, उस समय कौन कौन सी थेरेपीज अवेलेबल थी, उसके हिसाब से मॉलिक्यूल को एनालाइज किया गया। तो ऑब्वियसली जितना लेटेस्ट ट्रायल होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हर साल के साथ रिसर्चेस चेंज होते जाती है। तो आज की थेरेपी और पद्धति के साथ जो मॉलिक्यूल को रिसर्च किया गया उसमें हम ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं कि ये दवा फायदा कर रही है कि नुकसान है। जो 30 साल पहले का डेटा था कि उस जमाने में बाकी जब कोई थेरेपी अवेलेबल नहीं थी तब वो दवा देते थे, तो वो डेटा अवेलेबल उतना नहीं होता। मान लीजिए पेनिसिलिन के लिए 50-60-70 साल पहले जो ट्रायल था वो आज के डेट में गलत है, क्योंकि 60-70 साल पहले पेनिसिलिन का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता था, तो बहुत वैल्यूबल दवा थी। आज के डेट में वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज के डेट में पेनिसिलिन में बहुत सारे कीटाणु में रेजिस्टेंस आता है। तो अगर हमने आज के डेट में पेनिसिलिन के बारे में वही डेटा को मानने की कोशिश की तो वो गलत होगा। तो लेटेस्ट ट्रायल की वैल्यू ज्यादा है। नेक्स्ट है प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल वर्सेस नॉन प्लेसिबो। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्लेसिबो मतलब दवा के जैसी दिखने वाली कोई पाउडर या चीज पेशेंट को दी जाती है, पेशेंट को नहीं पता चलता कि वो दवा खा रहा है कि पाउडर। तो इसमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट अगर किसी दवा का है कि मतलब दवा के बदले पेशेंट को कुछ भी दिया, तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट अगर हो रहा है तो वो नलीफाई हो जाएगा। मतलब अगर कोई दवा प्लेसिबो के कंपैरिजन में एक्चुअल बेनिफिट दे रही है तो वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है, एक्चुअल बेनिफिट है उस दवा का। तो इसलिए प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, या किसी ट्रायल में प्लेसिबो आर्म भी रखा जाता है, मतलब एक दवा, बी दवा, सी दवा और एक प्लेसिबो। तो सबको एनालाइज किया जाएगा इन कंपैरिजन टू प्लेसिबो कि कितना प्लेसिबो के कंपैरिजन में बेनिफिट किया। नेक्स्ट है ह्यूमन वर्सेस एनिमल ट्रायल्स। कोई भी दवा अगर जानवरों पे रिसर्च की गई है वो डायरेक्टली ह्यूमंस पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो ट्रायल का कोई पर्टिकुलर दवा का जानवरों पे क्या बेनिफिट है वो ह्यूमन पे सेम डेटा उतना इफेक्टिव हो नहीं हो। अर्जुन चाल का मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था कि 100 चूहों पे स्टडी की गई कि वो कोलेस्ट्रॉल चूहों में कम करता है। तो चूहों पे जो कोलेस्ट्रॉल कम किया, जरूरी नहीं है कि वो इंसानों पे भी उतना ही कम करे, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। और चूहों में कितना साइड इफेक्ट हुआ, कितने चूहे मरे, कितने चूहे बचे, आपको थोड़ी पता चलेगा कि कितने चूहों को दिमाग की बीमारी हो गई, कितने चूहे को किडनी की बीमारी हो गई, कितने चूहों को पेशाब में जलन हो रही थी, आपको थोड़ी पता चलेगा। कि आकर थोड़ा बताएंगे आपको, आप तो यही देखोगे कि कितने मरे, कितने बचे वर्सेस कितना कोलेस्ट्रॉल में फर्क हुआ। तो एनिमल ट्रायल की वैल्यू कम है, ह्यूमंस में अगर कोई ट्रायल होगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आपको सारा डेटा जो है वो मिलेगा। फॉरेन कंट्रीज में कोई भी दवा इंटरनेशनल मार्केट्स में बिना ह्यूमन ट्रायल के इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें गलत होने का चांस ज्यादा होता है। लास्ट में हम बात करेंगे सॉफ्ट एंड पॉइंट्स और हार्ड एंड पॉइंट्स वाले ट्रायल का। हार्ड एंड पॉइंट्स मतलब जो ट्रायल मृत्यु को, हॉस्पिटलाइजेशन को, हार्ट अटैक को, बड़ी बड़ी चीजों को कंपेयर कर रही है, उसके डेटा के रिलायबिलिटी होने की ज्यादा चांसेस है और उसमें ज्यादा लंबे फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हार्ड एंड पॉइंट्स बहुत कम केसेस में देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट एंड पॉइंट्स मतलब जहां कोई चीज को देख के हम मान लो कि क्योंकि शुगर इससे कम हो गया इसलिए पेशेंट का फायदा हुआ, मान लो कि किडनी में प्रोटीन छन्ना कम हो गया इसलिए पेशेंट
बच जाएगा। मान लो कि कैरोटिड इंटरमीडिएट मीडियल थिकनेस थोड़ी सी कम हो गई 1 मिलीमीटर, इसलिए पेशेंट का मृत्यु दर कम हो गया। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस पर चलने वाले ट्रायल्स हैं, इनकी वैल्यू कंपेरेटिवली कम होती है। हाँ, इनको करना ज्यादा ईजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होता है, वाइबल कमर्शियली ज्यादा होते हैं इनको करना, एक्चुअल इनकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू कम होती है। तो आज हमने बेसिकली बात की स्टैटिस्टिकल ट्रायल्स में कौन कौन से टर्म्स के बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ताकि लोगों को समझ में आए कि ट्रायल्स एक्चुअल में होता क्या है और कौन सी ट्रायल की वैल्यू है। क्योंकि जब आप ट्रायल को बैठ के पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा सिंगल, डबल ब्लाइंड, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, ये वो, मल्टी सेंटर ट्रायल, तो आपको वो चीज़ का कोई वैल्यू समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो ब्ला 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 कुछ भी लिखा हुआ है। तो आपको अगर ये टर्म्स पता रहेंगे तो आप उसको समझ सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे और लॉजिकल बात करेंगे। मेरे को ये चीज़ खा के अच्छा लगा इसलिए ये दवा बहुत कारगर है, ऐसी बेकार की बातें आप नहीं करेंगे। ट्रायल्स की या साइंस की वैल्यू को आप समझ सकेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा बड़े डिटेल्स या ट्रायल टॉपिक्स को नहीं देखना चाहते तो रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ये सारे शॉर्ट्स मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और उस डेटा को एनालाइज, कंपेयर कर सकते हैं और उससे में आपके लिए जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप देख और समझ सकते हैं।